अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं ताहिर और आप देख रहे हैं जेके बोस फाउंडेशन क्लासेस। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th इंग्लिश जो है उसकी पोम नंबर 4 जिसका नाम है स्पीक अप पढ़ेंगे। पोम के जो राइटर हैं बेसिकली फैज़ अहमद फैज़ हैं और ये जो है उनकी एक उर्दू पोम जो थी उसको बेसिकली ट्रांसलेट किया गया है शिव के कुमार के द्वारा और इसका जो एक्सप्लेनेशन है आज की इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इससे पहले के तमाम वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और साथ में आप हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक जो है वो कॉपी करके सारे इससे पहले के अपलोड वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज का ये प्यारा सा वीडियो और लेक्चर शुरू बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। तो पोम नंबर 4 दैट इज स्पीक अप रिटन बाय फैज अहमद फैज एंड इट्स क्लास 10th इंग्लिश में जो है इट्स चैप्टर नंबर और पॉइंट यू कैन से दैट पोएम नंबर 4। सो वी विल जस्ट रिसाइट द पोएम बट बिफोर उससे पहले वी विल स्टडी अबाउट समथिंग अबाउट द लाइफ ऑफ दिस ऑथर फैज अहमद फैज का जो रियल नेम था वो फैज अहमद था। Born on 13 Feb 1911 in Sialkot, Punjab, now in Pakistan. Died 20 November 1984 लाहौर पंजाब में उनका डेथ भी होता है। एक बहुत ही नेचर किस्म के शायर माने जाते थे और जिसे हम कहेंगे कि खुददार और एक सच्चे दिलफेज जिसे हम कहेंगे एक सच्चे किस्म के इंसान थे और खुददार आदमी थे। और ये जो बेसिकली ये पोएम लिखी गई है ये नज़म लगभग माना जाता है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि आज़ादी के दिनों की लिखी हुई नज़म है, लेकिन जो एग्जैक्ट मुझे समझ में आया बहुत सारी बुक्स को रीड करने के बाद ये पोएम लगभग 1930 से लेकर आज़ादी के सुबह तक के बीच में लिखी गई है कहीं पे भी। तो क्योंकि ये उस वक्त का जो माहौल है वो अपने अंदर जो है वो एड्रेस किया गया है इस पोएम के अंदर। सो ये नज़म लगभग कहा जाता है कि इस पीरियड यानी कि 1930 से लेकर 1949 के बीच में जो है 47 के बीच में लिखी गई है, आज़ाद होने से पहले जब भारत अंग्रेज़ों के मातहत था या अंग्रेज़ों की हुकूमत के नीचे था। तो जिसे हम कहेंगे उस वक्त के जो है ये पोम बेसिकली लिखी गई थी। अंग्रेज़ों का जैसा आप जानते हैं कि बहुत ही जालिम हुक्मरान थे और उन्होंने गरीब भारतीयों को बुरी बुरी तरह से दबा कर मारा था और दबा कर रखा हुआ था और लोग डर की जो है जिंदगी बसर कर रहे थे। उनमें अंग्रेज़ों के जुल्म व जो तशद्दुद थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोई हिम्मत नहीं थी। तो यहाँ पे ये जो पोम है स्पीक अप, ठीक है, यानी कि चलो बोलो, ठीक है। तो ये जो है ये नज़म उन्होंने उस वक्त में शायद अपने लोगों को जगाते हुए कहना चाहते हैं या अपने लोगों को जगाने के लिए, उनके ज़मीर को बेदार करने के लिए, उनको आज़ादी के लिए उकसाने के लिए, जिसे हम कहेंगे वो जो है तैयार करते हैं फैज़ अहमद फैज़, ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ हिंदुस्तान से भगाया जाए और वो अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। इस चीज़ के लिए उन्हें तैयार किया जाता है और ये जो नज़म है उस वक्त में लिखी गई है, एक उर्दू नज़म जिसका ट्रांसलेशन शिव के कुमार ने किया है हमारी इंग्लिश में। तो उनके पास वो ये जो सारी पोम है इस पोम में पूरी कौम को वो एड्रेस करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन गुलामियों की जंजीरों को हम तोड़कर एक आज़ाद जिसे हम कहते हैं कि खुद मुख्तार हिंदुस्तान बना सकता है। तो चलिए आज के इस पोम की अब रीडिंग पे बात करते हैं और पोम की रीडिंग कुछ यूं है। स्पीक अप फॉर योर लिप्स आर नॉट सील्ड and your words are still your own. This upright body is yours. Speak while your soul is still your own. बहुत सिंपल और सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि बात करें आप, ठीक है, आवाज उठाएं आप। ये बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आवाज उठाएं और बात करें। आपके जबानों पे तो पाबंदी नहीं है, आपके मुंह को तो बंद नहीं रखा गया है। हाँ, आपके लिए हदें महदूद कर दी गई है, लेकिन आपकी जबान को नहीं बंद किया गया। आपके होंठों पे कोई सील या कोई टैप रोल नहीं लगाया गया, उनको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया। यहां पे सील का मतलब है बंद करना, ठीक है। क्या कह रहे? स्पीक अप, उठो लोगो, आवाज उठाओ। किसके खिलाफ?
इस अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ, इस अंग्रेजी साम्राज्यत के खिलाफ आवाज उठाओ। एज योर लिप्स आर नॉट सील्ड, क्योंकि आपके होंठ तो बंधे हुए नहीं है, कम से कम आप अपनी आवाज तो रख सकते हैं। एंड योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, अभी आपके वर्ड्स जो हैं ये अभी तक आपके अपने हैं, किसी के उधार नहीं है। या आप इतने भी मातात नहीं हो कि आप दूसरों की बताई हुई बोली बोलोगे आप लोग, ठीक है। तो ये अपने मुल्क के बेसिकली लोगों को पुकारते हैं शायर इन लाइंस में, और कहते हैं कि वो इन बातों को कह दें जो वो कहना चाहते हैं, उन बातों को समझा दें पूरी दुनिया को जो वो कहना चाहते हैं। जिस जुल्म, जिस बर्बरियत के खिलाफ वो लड़ना चाहते हैं, वो तैयार हो जाए। उनके पास अपने होंठ हैं, जिसे हम कहते हैं उन्हें बोलने के लिए दूसरों के होंठ उधार लेने की जरूरत नहीं है, वो बात कर सकते हैं। योर लिप्स, योर वर्ड्स आर स्टिल योर ओन, आपके अल्फाज तो अपने हैं। दिस अपराइट बॉडी इज योर्स, आप जिस बॉडी पे खड़े हो, जिस जिस्म पे खड़े हो, ये आपका है, ये अंग्रेजों का दिया हुआ नहीं है। ये लोगों को होशियार करते हुए समझा रहे हैं। कोई भी जानवर ऐसा नहीं होता जिसका बदन ऊपर को सीधा खड़ा रहने वाला हो, और किसी भी जानवर के पास बोलने की ताकत नहीं है। तो यहां से क्या कह रहे हैं कि अगर आप चुप बैठते हैं तो आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आप भी चुप हैं, जानवर भी तो खड़े ही हैं। तो इसका मतलब है स्लेव्स की जिंदगी जानवरों से बदतर होती है। आप इस बात को बखूबी समझ सकते हैं। उसके बाद इस तरह शायर अपने वतन के लोगों को यह महसूस करवाना चाहता है, ये बात करवाना चाहता है कि हाँ, वो हिम्मत करें। वो चाहता है कि खुदा ने उन्हें बोलने की जो ताकत दी है उसका इस्तेमाल किया। स्पीक व्हाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन, आपका जमीर तो अपना है, जमीर को तो नहीं बेचा आप लोगों ने। आप बात करें, अपनी बात उठाएं, अपनी बात रखें। आप इतने भी वो जिसे कहें कम हिम्मत ना बने कि अपनी बात भी ना रख सके। कम से कम अगर आप कुछ करने के लिए नहीं है, बेकार व मुबाश कुछ किया कर। अगर कुछ कर ना सके तो कुछ कहा कर। इस तरह का एक शायर है कि बेकार बैठने से फायदा है कि कम से कम कुछ किया करे इंसान। अगर कुछ करने के भी काबिल ना हो तो कुछ कहा करे कम से कम, उससे माइंड भी रिफ्रेश रहता है। स्पीक व्हाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन। और यहाँ पे क्या बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हें वो बातें जरूर बोल देनी चाहिए जो वो बोलना चाहते हैं। लोगों से कहते हैं कि वो अपने बातें बोलें, और उनके पास एक रूह भी है जिसकी आवाज नहीं, आवाज उन्हें जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि अपना जमीर तो है, जो हक होता है जमीर हमेशा हक के साथ होता है। हाँ, जिन लोगों ने जमीर को बेच के खा लिया होता है उनके पास एक ही बात होती है। लेकिन वही से थे वो एक मुस्लिम थे, और सबसे पहले ये बात भी समझने की यहाँ जरूरी है कि ये उस दौर के शायर थे। तब हिंदुस्तान ये हिंदू मुस्लिम के शिकंजे में पड़ा नहीं था। तब आजाद जहन थे लोगों के। तब एक लाठी पे चलने वाले, एक रस्सी को थाम के चलने वाले लोग, हिंदू और मुसलमान साथ में चले थे, इंडिया को आजाद करवाया था। लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, तब वही लोगों को समझाने वाली बात कहना चाहते हैं। स्पीक व्हाइल योर सोल इज स्टिल योर ओन, आपका रूह तो अपना है, कम से कम आप मुड़ के बात तो कर सकते हो। यही सारी चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द पोएट कॉल्स upon his countrymen to speak up the things they want to speak. यहाँ पे अपने मुल्क के लोगों से शायर कहते हैं कि वो बातें वो बताएं जो बोलना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं। They have their own lips, उनके पास अपने होंठ है। They don't have to borrow lips from others to speak up. उन्हें किसी और से लिप्स खरीदने की जरूरत नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि लिप्स तो अपने होता है। They have upright bodies. They are humans and not animals. वो इंसान हो तुम लोग, एनिमल्स नहीं हो, ठीक है। एनिमल्स ही खड़ा रहते हैं चुप करके, आप खड़े तो हो, अगर चुप हो तो आप में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। अनलाइक एनिमल्स, दे हैव द पावर टू स्पीक अगेंस्ट ऑपरेशन। दे डोंट हैव द पावर टू स्पीक अगेंस्ट ऑपरेशन। दे शुड स्पीक अप एज दे आर येट लाइव। आप तो अभी जिंदा हो, आप तो बात करो, अदरवाइज इट विल बी टू लेट, नहीं तो ये बहुत देर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 लाइन्स, लुक देयर in that smithy, its red oven, furious flames, the padlocks are already opening their mouths, and each fetter is sketching around. बहुत जबरदस्त लाइन है। Look there in that smithy. यहां पे शायद क्या समझाने की बात कर रहे हैं। स्मिथी का मतलब होता है भट्ठी। लोहार के पास अगर आप कभी गए हैं
या कभी किसी लोहे की चीजें बनाने वाले के पास गए होंगे, तो आपने एक भट्ठी दी होती है जहां बहुत जबरदस्त आग जल रही होती है, जिसमें लोहा भी पिघल जाता है। तो भट्ठी से मुराद यहाँ पे स्मिथी से मुराद है, लुक देखो ये भट्ठी की तरफ, इट्स रेड ओवन। ये क्या है? बेसिकली एक जलता हुआ रेड ओवन है। ओवन का मतलब बेसिकली यहाँ पे अगर समझे आप तो वो चूल्हा जिसमें जलाई जाती है वो आग। फायरियस फ्लैम्स, खतरनाक उल्टने वाले जो शोले हैं। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स एंड ईच फेटर इज स्केटिंग अराउंड। लोगों से क्या कह रहे हैं इस बात को समझ। पैडलॉक्स का मतलब यहाँ पे ताले ही है, ठीक है। और ऑलरेडी ओपनिंग देयर माउथ्स, वो लगातार खुलने ही वाले हैं। ताले जो है वो जो जंजीरें जिनमें हम बंधे हुए थे वो अब करीब आ चुके हैं कि वो खुल जाएं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, एंड ईच फेटर इज स्केटिंग अराउंड, और उनके जो टुकड़े हैं, यहाँ पे फेटर का मतलब क्या है, जो जंजीरों के चेन्स के वो पीसेस जो हैं, ठीक है, वो अब स्कर्टिंग अराउंड यानी कि किनारे होने वाले हैं, अलग होने वाले हैं। तो अब इस लाइन की जो है अच्छे से अपनी जो है वो मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। यहां शायर एक ऐसी जबान में बात करता है जो जाहिरी तौर पर एक अलामती जबान दिखती है, लेकिन वो लोहा जिसे हम कहेंगे लोहार खाने या भट्टी वगैरह के जो ये कारखाने वगैरह होते हैं, तो उनमें जो लपटे तालों और जंजीरों की अलामतों का इस्तेमाल करता है। इन अलामतों के मानों को समझना मुश्किल नहीं है। यहां समझने की बात है, लोहार खाना भट्टी वो जदोजहद है जहां भारत की आजादी के लिए चल रही है। ये किस भट्टी को, यहां भट्टी को तशबीह किससे दे रही है? उस सख्त दौर से, उस तकलीफ से, उस दौर के उन हालात से जब कंट्री इस स्टेज पे थी। अंग्रेजों का बहुत जोर, जिसे हम कहेंगे अंग्रेज बहुत जोरों से लोगों को ऑप्रेस कर रहे थे, उनको बहुत सता रहे थे। उस वक्त में जो इनके खिलाफ जो जद्दोजहद करके लोग पके हुए थे, जो तैयार थे अब पकने के लिए, उसको यहाँ भट्टी से तशबीह दिया गया है। तंदूर या भट्टी वो गर्मी है जो कई शहीदों की मौत से पैदा हुई है। और इसमें जो जलने वाली ये जो आग है ना, ये वही शहीद लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए बहुत सारी चीजें की थी, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस दिए थे। फायरियस फ्लैम्स, द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी, लिपटे मुखालफत की वो आवाजें हैं जो हर जगह से उठनी शुरू हो गई हैं। यानी कि फायरियस फ्लैम्स का मतलब यहाँ पे है वो आजादी के हक में वो जदोजहद के जो नारे लग रहे थे हिंदुस्तान में, तो ये वही सारी चीजें यहां से मुराद है फायरियस फ्लैम्स से। द पैडलॉक्स आर ऑलरेडी, ताले और जंजीरें जाहिरी तौर पर गुलामी की अलामतें हैं, ठीक है, जाहिरी तौर पर गुलामती की अलामतें हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें जो हैं, उस वक्त में ऐसा सिचुएशन था कि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुद से अपनी ही कंट्री के खिलाफ थे, और उनको समझाना, उनके ज़मीर को बेदार करना बहुत मुश्किल था। क्योंकि कहा जाता है कि गुलाम, जब एक जहन गुलाम बना दिया जाता है ना, तो उस जहन को वापस ये समझाने के लिए कि तुम आजाद हो, बात कर सकते हो, तुम उड़ सकते हो, तुम, ये चीज समझानी बहुत मुश्किल है। उसके बाद एंड ईच फैटर इज स्केटिंग अराउंड, और इन ताले, इन जंजीरों का, ये जो बर्बरियत थी अंग्रेजों की, अब ये खत्म होने वाली है, अब ये खत्म होने के करीब है। और क्या समझाना चाह रहे हैं कि ये वो आम लोगों को भी इस जदोजहद में शामिल होना चाहिए। अंग्रेज हुक्मरानों के हाथों के लिए हाथों कटे जा रहे हैं, जिसे कहेंगे जालिमाना सुकून के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। और ये कहते हैं कि सब लोग आ जाओ, ईच फैटर इज स्केटिंग अराउंड, ठीक है। और ये सारी चीजें अब तोड़ने वाले हैं, अब सबको यकजा एक जगह उठ के इसके खिलाफ बात करनी चाहिए, आगे आना चाहिए। गुलामी के ताले और जंजीरें पहले ही पिघलना शुरू हो चुकी हैं। फैटर एंड स्केटिंग का मतलब है तोड़ देना या छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना उन जंजीरों का जो अंग्रेजों ने हिंदुस्तानी लोगों के ऊपर कसी हुई थी। अब इसका सिंपल मीनिंग है, हियर द पोएट टॉक्स इन अ सिंबॉलिक लैंग्वेज. He uses the symbols of smithy, redone, flames, padlocks and fitters. The smithy is the symbol of freedom struggle going on in India. ये उस freedom struggle, उस भट्टी की बात हो रही है जहां struggle हो रही थी. The red oven refers to the heat generated. और red heat का मतलब है कि ये क्या पीक क्या है इस आज़ादी की लड़ाई का, तो वो समझा रहे हैं. और ये आग जो जलती है ये शहीदों के खून के धुएं से जल रही है, ठीक है. They are waiting to be melted in the smithy of the freedom fighters. What the poet means to say,
through these symbols is that the common people should also join the struggle. और लोगों का ये मतलब है, यहां से लोग शायर क्या कहना चाहता है कि हर एक आजादी की तहरीक में शामिल हो जाए. उसके बाद the padlocks and the fetters of slavery had already begun to melt. ये जो जंजीरें, ये जो ताले बंधे हुए थे हमारे जहनों पे, हमारे जिस्मों पे, वो अब पिघलना शुरू हो चुके हैं. अब अंग्रेजों की हुकूमत खत्म होने वाली है. The padlocks and the fetters of slavery have already begun to melt, and the cooperation of the common people will certainly give the movement to a biggest boost. और उसका ये मानना है कि अगर एक आम सतह के लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे तो फिर ये आज़ादी को जो बूस्ट मिलेगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा. अब लास्ट की 4 लाइन से, स्पीक अप नाउ फॉर टाइम इज रनिंग आउट बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फेड अवे, टेल अस फॉर ट्रूथ इज नॉट येट डेड, स्पीक वेदर यू हैव टू से. ट्रांसलेटेड फ्रॉम उर्दू बाय शिव के कुमार. तो यहाँ पे ये जो लास्ट की लाइन्स हैं, द पोएट कॉल्स अपॉन हिज कंट्रीमैन, अपने लोगों से फिर से बात करते हुए कह रहा है टू स्पीक अप नाउ, अब तो बोलो, अब तो उठ जाओ. अब कब उठोगे, जब मतलब फिर से हम दोबारा इन शिकंजों में फंस जाएंगे. अब तो उठ जाओ, अब तो जंजीरें टूट चुकी हैं, ताले टूट चुके हैं, अंग्रेजी हुकूमत कम हो चुकी है, उनका जो दबाव, जो ऑपरेशन था वो बहुत कम हो चुका है. अब तो उठ जाओ, नहीं तो ये बहुत देर हो जाएगी. टाइम इज रनिंग आउट, नहीं तो अब हम बहुत देर से जागेंगे और बहुत दूर हो जाएंगे. शायर अपने वतन के लोगों को यहाँ पे इस लाइंस में पुकारते हुए कह रहे हैं कि वो अपना मुंह खोलें और बोल दें. अब तो कम से कम कुछ बात बोलें, नहीं तो बहुत देर हो चुकी है. वो कहता है कि वक्त गुजरता जा रहा है, टाइम इज रनिंग और इट विल बी टू लेट एज द टाइम इज रनिंग आउट. सो उसके बाद क्या है, द पोएट सेज दैट द ट्रूथ इज नॉट येट डेड, और सच्चाई का भी खात्मा नहीं हुआ है. ये वो कहता है कि अभी सच्चाई खत्म नहीं हुई है. वो कहता है कि वक्त गुजरता जा रहा है, लोहा रहने की भट्टी अभी बहुत गर्म है, जिसे हम कहेंगे लोहे की पिघलाने वाली जो भट्टी है वो बहुत है. बिफोर योर बॉडी एंड माइंड फाइंड अ वे, इससे पहले तुम उठ जाओ. अगर ये एक बार ये आग जो है आज़ादी की, जो इस पीक पे पहुंची है, ये ठंडी हो जाएगी तो इसको फिर वापस से जला पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इस आग और इस तहरीक के आप साथी बन जाओ, नहीं तो ये आग फिर से जलानी और इस पीक तक पहुंचानी मुश्किल हो जाएगी. टेल अस फॉर ट्रूथ इज नॉट येट डेड, ठीक है, और आवाज अपनी ऊंची करें. हर कोई जानता है कि इंसाफ क्या है और बेइंसाफी क्या है, ठीक क्या है और गलत क्या है. तो इसलिए सभी को बोल देना चाहिए कि और कह देना चाहिए जो उन्हें कहना है. इस तरह से सारे इंसानों को बोल देना चाहिए और कह देना चाहिए जो उनके मन में है, और इस आज़ादी की तहरीक को आगे बढ़ाना चाहिए. तो थोड़ा सा इसको खत्म करने से पहले समरी ऑफ द पोएम हम यहीं पे डिस्कस करेंगे, नहीं तो आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स का वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा. दिस पोएम हैज बीन रिटन बाय फैज अहमद फैज 1981 to 1984. In this poem, the poet wants to make his countrymen realize that God has given them the power to speak up, so they should speak. Again, they must speak up in the things they want to say. They have a soul of their own. They should follow the voice of their own soul and say the things they have kept buried in their hearts out of fear. They should raise their voices against the oppression of British rulers. Now, this next is the padlocks and the fetters of slavery have already begun to melt. ये खत्म हो चुके हैं ये ताले वगैरह. And the cooperation of the common people will certainly give the movement a biggest boost. The poet instigates them to speak up now or it will be too late. The truth is not yet dead. सच की कभी हार नहीं होती, इसलिए आपको खड़ा होना चाहिए. It's known to everyone what is just and what is unjust. हर एक के पास इंसाफ और नाइंसाफी मालूम है. What is right and what is wrong. Therefore everyone must speak up and say whatever he wants to say. अपने हालात, अपने अक्ल, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और इस आज़ादी की तहरीक को ऐसे बढ़ाएं कि अंग्रेज कभी मुड़ के हिंदुस्तान का मुंह नहीं देखने चाहिए. ठीक है, लेट्स मूव एंड दिस फाइनली ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आज के इस चैप्टर में हम इतनी ही बात करेंगे. अब नेक्स्ट में आपके आते हैं पोएटिक डिवाइसेस, टेक्सचुअल क्वेश्चंस एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस. तो मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली आपके एग्जाम के रिलेटेड जो क्वेश्चन एंड आंसर्स के वीडियो है उसमें. तो चलिए करते हैं आज का वीडियो खत्म और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें. अल्लाह हाफिज होने के बाद.